हेलो प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है इस बार का बजट आ चुका है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत कर लिया है। अब हम इस बजट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बजट की प्रक्रिया समझेंगे, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, बजट में कौन कौन सी बातों को सरकार ध्यान में रखती है। इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बजट का इतिहास। बजट क्या है, इसका इतिहास क्या है, पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया और बजट में कौन कौन से आंकड़े रखे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें बजट बजट बेसिकली क्या होता है, आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष के लिए सरकार अपना एस्टिमेट तैयार करती है आय व्यय का। यानी जैसे आप किसी बाहर शहर में रहते हो और आप अपना बजट बनाते हो, जैसे हमारे घरों में भी बजट बनता है, जितना भी अर्निंग होता है हमारा खर्च होता पूरा हम लोग मेंटेन करते हैं, वैसे ही सरकार करती है। सरकार भी अपना पूरा लेखा जोखा रखती है कि हमको इतना मिलने वाला है, वो चाहे डायरेक्ट टैक्स से हो, इनडायरेक्ट टैक्स से हो, जुर्माना से हो या अन्य रिसोर्सेस से हो, वो सरकार की आय होती है। सरकार व्यय कितना करेगा, यानी सरकार के खर्च कितने हैं, सड़कें कितना बनाएगा, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च करने वाला है, डिफेंस सेक्टर पर कितना पैसा देने वाला है, इन सभी का एस्टिमेट सरकार तैयार करती है, यानी आय व्यय का लेखा जोखा। और ये अनुमानित होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है और ये एक वित्त वर्ष के लिए होता है। अगर मैं वित्त वर्ष की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो ये 1 अप्रैल से ये 31 मार्च तक के लिए होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आने वाले 2026 यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। सरकार कितना खर्च करेगी, कहां पर खर्च करेगी, कि सरकार को कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि बजट में कौन कौन से आंकड़े रखे जाते हैं, कौन कौन से डेटा को शामिल किया जाता है, तो 3 प्रकार के डेटा होते हैं। एक होता है अनुमानित, जो कि अभी बजट प्रस्तुत हुआ ही है, 2026 और 27 के लिए होता है। दूसरा होता है संशोधित बजट, यानी कि लास्ट ईयर जब 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया था, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। यानी कि ये जो बजट है ये 1 अप्रैल 2025 से ये 31 मार्च 2026 तक के लिए बजट बनाया गया था। तो अभी ये लास्ट बजट का ही ड्यूरेशन चल रहा है। तो उस बजट में जितना भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया था उसमें कुछ संशोधन भी हुआ होगा, कुछ सरकार के खर्च बढ़े होंगे, कुछ कम हुए होंगे, यानी उन सभी का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है ना। उन सभी का ये लेखा जोखा रखा जाता है, यानी वर्तमान वर्ष का है 2025 और 26 का। तीसरा है वास्तविक, यानी जो बजट बीत चुका है 2024-25 का, उसका एक्यूरेट डेटा हम लोगों के पास होता है कि हम लोग सरकार ने इतना बजट अलॉट किया था, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने इतना खर्च किया, इतना और इसमें खर्च किया गया, या यहां पर इतनी कटौती की गई। ये सारी बातें आपको एस्टिमेट मिलता है वास्तविक आंकड़ों में, यानी ये पिछले वित्त वर्ष का होता है, ये 2024 और 25 का रहेगा, जिसे बोला जाता है वास्तविक बजट। तो 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं। अगर हम लोग बात करें बजट का इतिहास, भारत का और बजट का क्या संबंध है, तो बजट भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं दिया गया है। तो भारत के संविधान में कहीं भी बजट का शब्द का उल्लेख ही नहीं है, तो संविधान में यह शब्द दिया ही नहीं गया है। ठीक है, संविधान में यह शब्द नहीं दिया गया है। संविधान में क्या दिया गया है, आर्टिकल 112, जिसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सरकार पूरे 1 साल का वार्षिक वित्तीय विवरण रखेगा कि क्या खर्च करने वाला है, कितना इसको मिलने वाला है। तो बजट की बात करें तो सबसे पहले भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है 1860 में। पहला बजट किसके द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा। ये महाशय कौन है, जेम्स विल्सन है, इनके द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत, यानी 15 अगस्त
1947 के बाद जो पहला बजट है किसने प्रस्तुत किया था? तो ये है आर.के. खडमुखम चेट्टी। कब किया था? नवंबर 1947 में। ये क्या है? आर.के. खडमुखम चेट्टी साहब है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। अगर हम लोग बात करें कि गणतंत्र भारत का, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जॉन मथाई द्वारा, है ना, यानी ये जॉन मथाई। सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है श्री मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। और इस बार निर्मला सीतारमण जी भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। निर्मला सीतारमण इन्होंने 9वीं बार, है ना, 9वीं बार किसी फीमेल के द्वारा 9वीं बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, 9वीं बार। 2001 से पहले बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत होता था, है ना। फिर इसको करेक्शन करके बजट अब क्या है? 11 बजे प्रस्तुत होता है। कितने बजे? 11 बजे। किसके प्रयासों से बेटा? तो यशवंत सिंह सिन्हा के प्रयासों से। यशवंत सिंह सिन्हा साहब ने कहा कि भाई जो बजट है वो शाम को 5 बजे ना प्रस्तुत होकर सुबह 11 बजे प्रस्तुत होगा। और 5 बजे प्रस्तुत होने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय जब हमारा देश ब्रिटेन के गुलाम था, उसी समय से, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय 11 बजते थे, तो उसी समय भारत में भी बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, तो जिस कारण से 2001 में परिवर्तन किया गया और ये सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। अब 2017-18 में कुछ चेंजेस किए गए हमारे बजट में। जैसे पहला चेंज किया गया कि पहले जो बजट था वो 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था, क्योंकि बजट को पास करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। ठीक है, फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो सरकार को पैसा अलग से उठाना पड़ता है ना। इस वजह से सरकार की ये 2, 2.5, 3 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे बिल पास वगैरह कराने में। इस वजह से बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। पहले क्या था? रेलवे बजट और जो केंद्रीय बजट है दोनों को अलग अलग किया गया, लेकिन 2017-18 के बजट में रेल बजट और केंद्रीय बजट को दोनों का विलय कर दिया गया। तीसरा चेंजेस क्या किया गया कि इस बजट में योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि पहले हमारे यहाँ योजना आयोग था, है ना, योजना आयोग था। अब तो नीति आयोग हो चुका है, जिसके अंतर्गत 5 ईयर प्लान चलाए जाते थे, है ना, 5 ईयर प्लान जो 2017 तक चले थे। अब 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गया तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 2017-18 में ये चेंज किया गया। अब समझ लेते हैं बजट निर्माण प्रक्रिया, कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है, कैसे बजट बनाया जाता है बेसिकली। तो सबसे पहले बजट सर्कुलर जारी किया जाता है विभिन्न विभागों को, सभी विभागों को दे दिया जाता है ना, सभी विभागों को कि भाई आप अपना लेखा जोखा बताओ, आपको कितना खर्च है, कितना खर्च करने वाले हो। तो विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, है ना, इन सभी को सर्कुलर जारी किया जाता है कि भाई अपना खर्च बताइए। कब? सितंबर और अक्टूबर में ही ये भेज दिया जाता है कि चलो भाई सभी लोग अपना खर्च बताओ, कितना खर्च करने वाले हो। मंत्रालय द्वारा अनुमान भेजा जाता है फिर, है ना, विभिन्न मंत्रालय द्वारा रिटर्न में इनको अनुमान गया कि भाई इतना खर्च है हमारा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, है ना, तो ये अनुमान होता है। फिर इन सभी जो व्यय हैं उनकी जांच करी जाती है। किसके द्वारा? व्यय विभाग के द्वारा। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, व्यय विभाग द्वारा इसकी जांच होती है। अब उसके बाद राजस्व अनुमान निर्धारित किया जाता है कि भाई इतना आपको खर्च देंगे। उसके बाद प्री बजट होता है, प्री बजट बैठक होती है, सभी लोग बजट पर बात करते कि भाई इतना हमने दिया, इतना हमने दिया। उसके बाद अंतिम रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बजट को अप्रूव करते हैं, है ना, ये अंतिम होता है। उसके बाद हलवा सेरेमनी होता है, यानी हलवा बनता है और सभी लोग बजट बनने की खुशी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। हलवा सेरेमनी यानी बजट इतना गोपनीय रखा जाता है कि किसी भी अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि बजट के बारे में बाहर आकर कोई बात बोल सके, यानी बहुत ही गुप्त रखा जाता है इसको, बहुत ही गोपनीय तरीके से बजट पूरा प्रिपेयर किया जाता है। हलवा सेरेमनी के बाद बजट प्रस्तुतिकरण होता है, यानी कि 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को, यानी कि 2026-27 का बजट
आ चुका है। अब संसद में कैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है? तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ऐसे नहीं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर यह बजट प्रस्तुत होगा और उसके बाद बजट अभिभाषण होता है। बजट अभिभाषण यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब अभी बजट प्रस्तुत हुआ तो निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया कि मैंने भाई ये प्रपोज कर रखा है, ये नए नए योजनाएं चलाई जाएंगी, इतना एजुकेशन सेक्टर को हमने दिया है, इतना डिफेंस सेक्टर को दिया है, यानी पूरा एस्टिमेट वो बोलती है, यानी अभिभाषण। और राज्यसभा के पटल पर अभिभाषण अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा पर भी ये सारे बजट की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी बजट के दस्तावेज रखे जाते हैं। 2-3 दिन तक अभी चर्चा होगी इस पे। उसके बाद विनियोग बिल लाया जाता है। बेसिकली जितना भी बजट अलॉट हुआ है उस पे विनियोग बिल लाया जाता है, जिससे सरकार का पैसा पास होता है, जिसके थ्रू पैसा मिलता है। तो विनियोग बिल लाया जाता है ना। अनुदान मांग के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संसदीय समिति इस पे विचार करती है कि बहुत ज्यादा तो नहीं किसी विभाग को दे दिया गया है या बहुत कम तो किसी विभाग को नहीं दे दिया गया, यानी संसदीय समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है। लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होता है ना, और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसको पारित करे ना करे ये राज्यसभा की जिम्मेदारी है ना। और पारित होने के बाद यानी ये बजट पारित हो गया तो ये बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इसको करने में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। 2 से 2.5 महीने का समय लग जाएगा और जब तक नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया कि संसद में कैसे बजट प्रस्तुत होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास रहा। तो केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया और कुल व्यय कितना है 53.7 लाख करोड़, यानी सरकार कितना खर्च करने वाली है 53.47 करोड़ रुपए। लाख करोड़ रुपए है, याद रखना, लाख करोड़ रुपए, जिसमें से पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया गया है 12.22 लाख करोड़ रुपए है ना, याद रखिएगा। और गैर ऋण प्राप्तियां यानी कि जो सरकार उधार लेती है मार्केट से, और कुछ होते हैं जो उधार नहीं लेती जिसमें बहुत सारे उसको टैक्सेस मिल जाते हैं, टैक्स जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सभी से सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो गैर ऋण प्राप्तियां 36.5 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और यह बजट आत्मनिर्भर भारत और ढांचागत विकास पर केंद्रित है। तो आत्मनिर्भर भारत और ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बेसिकली ये बजट बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज किया गया। करेक्ट। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं 2026-27 के, जैसे कि अनुमानित व्यय कितना है 53.47 लाख करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय कितना है तो 12.22 लाख करोड़ रुपीस। कुल प्राप्तियां कितना, यानी सरकार को कितना मिलेगा 36.5 लाख करोड़ मिलेगा। और राजस्व प्राप्तियां इसमें कितना रहेगा 28.7 करोड़ और इसमें राजकोषीय घाटा कितना रहेगा 4.3%। तो ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कितना राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जीडीपी का तो 4.3%। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य क्या है, इस बार के बजट का लक्ष्य क्या है? आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना, स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, संधारणीय वृद्धि या कम मुद्रास्फीति, ये सारे लक्ष्य बनाए गए हैं इस बार के बजट का। तो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि इन लक्ष्यों के अंतर्गत हम लोग इस बजट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना, स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, संधारणीय वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, यानी कि सभी कुछ इनके लक्ष्य बनाए गए हैं। अगर हम बताएं तो विकास दर यानी कि लगभग 7% विकास दर, यानी ऊर्जा सुरक्षा पर
ध्यान देगी। महत्वपूर्ण आयात पर निर्भरता को कम करने का टारगेट रखा गया है। दूरगामी संरचनात्मक सुधार का टारगेट रखा गया है। राजकोषीय विवेक का टारगेट रखा गया है। मौद्रिक स्थिरता का टारगेट रखा गया है। सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर का टारगेट रखा गया और सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ हो और घरेलू विनिर्माण क्षमता, इन सभी को डेवलप करने के लिए, इन सभी को उन्नत करने के लिए ये बजट ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे इन सभी के क्षमताओं को हम लोग बढ़ा सके। अगर हम लोग बात करें तो इस बार के बजट में 3 कर्तव्य बताए गए हैं। जो पहला कर्तव्य क्या है सरकार का? पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, है ना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणी रखना। दूसरा है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तीसरा है परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता। ये सारे इसके पहले कर्तव्य बनाए गए हैं। तो बेसिकली जो हमारा बजट है 2026-27 का, उसमें 3 कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला कर्तव्य यानी कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, उसे धारणी रखना है, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। दूसरा कर्तव्य क्या है? हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, लोक क्षमता निर्माण को बढ़ाना है और भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी को बढ़ाना है। तीसरा कर्तव्य क्या है बेटा? सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना है ना, सबका साथ सबका विकास। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवयव तक पहुंच हो। तो यानी कि ये सारे टारगेट रखे गए हैं, टारगेट्स बनाए गए हैं इस बार के बजट में। ठीक है, तो 3 कर्तव्य को हम लोगों ने समझ लिया है। अगर हम लोग बात करें कि भारत की सुधार एक्सप्रेस यानी भारत क्या क्या सुधार करने वाला है, जैसे सरकार रोजगार सृजन, है ना, उत्पादकता बढ़ाएगा, जीएसटी का सरलीकरण, है ना, उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, साथ ही साथ गैर विनिमय और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ काम करेगा। तो यानी कि ये सुधार हैं जो भारत सरकार करने वाली है। आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना, यानी कि जो पहला कर्तव्य हम लोगों ने बात किया था, आर्थिक वृद्धि को कैसे बनाकर रखेगा, यानी कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, है ना, यानी कि अनुसंधान को, खनन को, प्रसंस्करण को, विनिर्माण के लिए नई नई स्कीम आएंगी। यानी स्कीम की घोषणा नहीं हुई कौन सी स्कीम, लेकिन इस सेक्टर से स्कीम आने वाली है, ये बात इससे पता चलती है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना, खेल कूद में किफायती सामानों के विनिर्माण के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाएगा, है ना, 2.0। 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करने की स्कीम है। यूपीएसआई में हाईटेक टूल रूम, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम, और ये कौन सा है, एकीकृत कार्यक्रम लाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम है। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण और संरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, यानी ये सारे टारगेट्स बनाए गए हैं। एमएसएमईज के लिए चैंपियंस के रूप में विकसित करना, यानी एमएसएमईज को एक चैंपियंस के रूप में इसको प्रस्तुत करना, टारगेट बनाना। जैसे इक्विटी सहायता 10,000 करोड़ की समर्पित एसएमई, है ना, विकास निधि, ये एमएसएमईज के लिए है बेसिकली, और 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि को टॉप अप करना, है ना, ये टारगेट्स बनाए गए हैं। पेशेवर सहायता क्या, किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसएमईज को सहायता देनी है। तो विशेष रूप से टियर 2, टियर 3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करना, यानी ये सारे जो हैं एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता, है ना, ये नकदी सहायता दी जाएगी जिससे कि कॉर्पोरेट के बेंचमार्क के रूप में इसमें जो भी है वो उसको किया जा सके। ठीक है, ये किया जाएगा सरकार के द्वारा। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर, सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, है ना, वो चाहे स्वास्थ्य सेक्टर हो, वो चाहे देखभाल परिवेश हो, है ना, स्वास्थ्य सेक्टर, चिकित्सा पर्यटन हो, या आयुष हो, या ऑरेंज इकोनॉमी हो, है ना। इसके अंतर्गत, ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत याद रखना, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला। अगर आप रील्स बनाने के शौकीन हैं तो आप लोगों के लिए बढ़िया मौका है, कंटेंट क्रिएटर ये प्रयोगशाला बनाई जाएगी, याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डिजाइन सेक्टर में पूर्वी क्षेत्र में चुनौती के मार्ग, यानी डिजाइन सेक्टर में किया जाएगा, खेल कूद में, शिक्षा में किया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, है ना, यानी कि शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय अतिथ्य संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी आने वाले समय में इसकी की जाएगी। विशेष 20 पर्यटन क्षेत्रों में लगभग 10,000 गाइड को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना, यानी सारे हैं जो हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अब वित्तीय क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या किया है, जैसे भारत के अगले विकास चरण के अनुरूप में विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये सारे है 10,000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के एकल निर्गम के लिए 100 रुपए, यानी कि 100 करोड़ का प्रोत्साहन अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगा। यानी ये सारे स्कीम किसके लिए लाए जाएंगे, वित्तीय क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए। वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रदाता यानी कि फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.2% से बढ़ाकर 0.5% करना। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी के दर को क्रमशः 0.1% से 0.125% से बढ़ा दिया। अब घाटे की प्रवृत्ति देख लेते हैं, है ना, कैसे डेफिसिट क्या है ना, यानी कि अगर फिजिकल डेफिसिट की बात किया जाए तो 4.3% है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग राजस्व घाटे की बात किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट की बात किया जाए तो 1.5% है। अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात किया जाए, जिससे हम लोग प्राथमिक घाटा बोलते हैं, ये कितना है, 0.70% है। और अगर हम लोग इफेक्टिव यानी कि प्रभाविकता ये रेवेन्यू डेफिसिट की बात किया जाए तो 0.3% है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो आपके लिए एग्जाम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब वित्तीय क्षेत्र के लिए कर प्रस्ताव कितना है, फ्यूचर पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है ना। ये सारे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देख लेते हैं हम लोग क्या काम करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, है ना, जैसे कि बागवानी के लिए समर्पित कार्यक्रम होगा, पशुपालन के लिए कार्यक्रम होगा, उच्च मूल्य कृषि की सहायता होगी, भारतीय काजू और कोका के लिए समर्पित कार्यक्रम होगा, यानी जो भारतीय काजू है और कोका है ना, यानी कि कॉफी है, उसके लिए एक समर्पित कार्यक्रम होगा। मत्स्य पालन के लिए इन्होंने प्रावधान किया है ना। ये भारत विस्तार की बात की गई है ना, भारत विस्तार की बात की गई है, याद रखिएगा। अब विकास के आधार का सुदृढ़ीकरण, जैसे अवसंरचना को कैसे मजबूत किया जाएगा, है ना, इस पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ ये सारे अवसंरचना के विकास के लिए है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा इसमें कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुरक्षित करना, यानी दीर्घकालीन तक, है ना, दीर्घ अवधि में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, ये टारगेट बनाया गया है। एक आइडिया है आप लोगों को कि ये होने वाला है बजट के अंदर। तो 20,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडारण अपनाने की स्कीम लाई जाएगी, है ना, ये याद रखना। और 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क रियासत का यानी कि रियायत का विस्तार किया जाएगा। बायोगैस, मिश्रित सीएनजी। फिर अब शहरीकरण के लिए देख लेते हैं कि शहरी आर्थिक क्षेत्र क्या है, यानी सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता बढ़ाना, है ना। टियर 2, टियर 3 शहरों और तीर्थ नगरों पर फोकस रहेगा, ज्यादा सरकार यहाँ पर खर्च करेगी। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी, यानी कि ये पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली होगी। 7 रेलवे कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करेक्ट। अब जन केंद्रित विकास के लिए क्या सरकार करेगी, यानी कि ये सारे समूह स्तरीय संघों के भीतर समुदाय आधारित, है ना, ये सारे करेंगे। दिव्यांगजन के लिए कौशल योजना लाई गई, ये सारे कार्यक्रम लाए जाएंगे। दिव्यांग सहारा योजना, सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण तैयार किया जाएगा, है ना। ये सारे जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर स्थापित किया जाएगा। ये सारे किसके लिए? अब देखते हैं विश्वास आधारित शासन क्या करेगी सरकार कि विश्वास आधारित शासन बने। इसके लिए सरकार क्या क्या करने वाली है? टियर 2, टियर 3 के प्राधिकरण आर्थिक ऑपरेटरों के लिए ड्यूटी डेफरल अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना।
यानी सारे ये काम ये किए जाएंगे सरकार के द्वारा। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सारे प्रावधान किए हैं जो आपके बजट में है ना। जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी पर टीडीएस को या तो 1% या तो 2% रखा जाएगा, है ना। ये सारे किए गए हैं। संशोधित रिटर्न के बारे में भी इन्होंने प्रावधान किया है ना। आंकड़ा कम दिखाने के मामले में दंड और अभियोजन से उन्मुक्त संबंधी ढांचे का विस्तार गलत सूचना देने के मामले में भी किया जा सकता है। यानी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, लेखा बही है ना, दस्तावेज सारे ये है प्रोग्राम चलाए जाएंगे। कैंसर यौगिकों के लिए यानी कैंसर जो रोगी हैं उनके लिए 17 ड्रग्स या दवाइयों पर बीसीडी में छूट, मतलब कि जो टैक्स है उस पर छूट दिया गया है ना, ये याद रखिएगा। राजकोषीय मामला, जैसे कि 16वां वित्त आयोग है, सरकार ने 41% वितरण के लिए ऊर्ध्व हिस्सों को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यानी केंद्र और राज्य के सरकार के बीचों में जो राजस्व को बंटवारा होगा वो राज्यों को 41% मिलेगा, है ना। वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राजकोष से समेकन, यानी 2030 तक 50 ± 1 की जीडीपी और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये सारे लक्ष्य हैं, है ना, भारत सरकार के। अब रुपए कहां से आएगा, है ना, सरकार को रुपए कहां से मिलेंगे? तो अगर हम 24% बात करें तो ये उधारी से मिलेगा, है ना। उधार से सरकार कॉर्पोरेशन टैक्स ये 18% लगेगा, मतलब 18% से मिलेगा। इनकम टैक्स से 21% आएगा, कस्टम ड्यूटी से 4% आएगा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6% आएगा, जीएसटी और अदर से ये 15% आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू ये 10% आएगा, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट ये 2% आएगा। मतलब इतना सरकार को यहां से इतने, मतलब 100 रुपीस में से ये इतना % मिलेगा। अब देख लेते रुपए जाता कहां पे है। अब हम लोगों ने देखा रुपए कहां से आते हैं, अब हम लोग देखते भाई रुपए कहां से जाएगा, है ना, रुपए कहां जाता है, ठीक है। यानी कि सरकार कहां कहां खर्च करेगी, यानी कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ये 22% खर्च करेगी, है ना। और अदर एक्सपेंडिचर कितने 7 है, सिविल पेंशन है 2% देगा, सेंट्रल सेंटर्ड स्कीम है 17% जाएगा, जो सब्सिडीज दी जाती हैं 6% है, डिफेंस में कितना खर्च करने वाला 11%, है ना। ये सारे यानी कि सरकार इतना इतना खर्च करेगी। और हमने एक बार बात कर ली भाई सरकार को कितना कहां से मिलेगा, सरकार को पैसा कहां कितना खर्च करने वाली है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरकार डिफेंस पे कितना खर्च करने वाली है। जितना भी एस्टिमेट बनाया गया उसका 11% सरकार डिफेंस में यानी रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाली है, करेक्ट। अगर हम लोग आगे बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, है ना, ये याद रखना 18.1%, करेक्ट, 18.1 लाख करोड़ रुपए है। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 35.3 लाख करोड़ रुपए 2026-27 में मिलेगा सरकार को। प्रभावी पूंजीगत वही सारा है, प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व व्यय इतना सरकार खर्च करने वाली है 17.1% एंड 41.3%, ठीक है। अब केंद्र की निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति, यानी कि अगर हम लोग सरकार की बात करें कि सरकार को कितना टैक्स से कितना नॉन टैक्स से, है ना, ये मिलने वाला है, तो ये इसका रेशियो है, याद रखिएगा 6.7 एंड 28.7, करेक्ट, ये याद रखना। अब राज्य और संघ राज्यों के क्षेत्र को कुल कितना अंतरण करेगा, तो 26.2 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि 41% देना है ना, 41% देना है। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि अब आपको बताना है इसमें कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया। जैसे कि परिवहन, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है हमारे, किस पे दिया गया बच्चा, तो ये दिया गया है हमारा डिफेंस पे, है ना। किस पे दिया गया है, रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र से ज्यादा परिवहन को इस बार दे दिया गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया, परिवहन को।
है ना। उस बार के बजट में सबसे ज्यादा रक्षा को दिया गया था, यानी कि 5,98,520 करोड़ रुपए, और रक्षा क्षेत्र को मिला है 5,94,585 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद गृह कार्य के लिए 2.5 लाख रुपए। एग्रीकल्चर सेक्टर को 1,62 करोड़ रुपए, है ना, ये याद रखिएगा। एजुकेशन सेक्टर को दिया गया, ऊर्जा को दिया गया, स्वास्थ्य को, शहरी विकास को, आईटी और दूरसंचार को, वाणिज्य और उद्योग को, सामाजिक कल्याण को, वैज्ञानिक विभाग को, कर प्रशासन को, विदेश कार्य को, वित्त को और पूर्वोत्तर विकास को। पूर्वोत्तर विकास को 6,812 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने देखा पूरे बजट के बारे में। एक आपको ओवरव्यू दिया है मैंने कि बजट कैसे है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्या क्या प्रावधान किया गया है मेन बजट में। तो ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी, मेन पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं प्लीज वो पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया, अभी जस्ट, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अगर कोई आपके विचार हैं इस बजट को लेकर कि सरकार को इस सेक्टर में ज्यादा खर्च करना चाहिए था, इस सेक्टर पे इतना पैसा नहीं देना चाहिए था, अगर आपके खुद के विचार हैं तो प्लीज अपने विचार को मेरे साथ साझा करिएगा। क्या ये बजट भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएगा? क्या ये बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा? कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि हम सारी जरूरतों का सामान हम इंडिया में ही बनाए, मैन्युफैक्चर करें सारा सामान। तो क्या ये बजट उस ओर ले जाएगा? आपके क्या विचार है प्लीज सभी बच्चे बताएंगे। तो आज के सेशन को यहीं करते हैं एंड होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और अन्य वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।